अच्छा, तो अब इंडिकेटर केमिस्ट्री में जब हम टर्म यूज करते हैं तो ये कैसी कोई सब्सटेंस होती है, कोई कंपाउंड होता है जो कि हमें किसी रिएक्शन के मुकम्मल होने के बारे में बताता है कि ये रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। और वो मुकम्मल होने के बारे में कैसे बताता है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे ही कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आमतौर पर हम इसको यूज करते हैं एसिड बेस रिएक्शन में। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने HCl का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक है, तो आप मालूम करते हैं कि कहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट यूज हो गई है और साल्ट और वाटर बन गया है। आमतौर पे इसको हम टाइट्रेशंस में यूज करते हैं, जहाँ पे हमने किसी एक की कंपोजिशन हमें मालूम होती है, किसी एक की कंपोजिशन पता होती है, दूसरे की कंपोजिशन हमने पता चलानी होती है, तो वहां पे हम जो ना वो इंडिकेटर ऐड करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, फर्ज करें HCl और NaOH का, ठीक है, आपको पता है कि एक HCl के साथ एक NaOH रिएक्शन करता है। अब अगर आपको पता हो कि आपके पास जो है ना वो 10 NaOH हैं, तो उनके साथ रिएक्शन करने के लिए कितने एसिड चाहिए होंगे, 10 ही चाहिए होंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप एसिड ऐड करी जाते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ना, जब 10 और 10 का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर चेंज होने से पता चलता है कि अब जो ना वो इतना एसिड यूज होगा, और वो हमारे पास रीडिंग आ जाती है, वहां से हमें रिएक्शन के मुकम्मल होने का पता चल जाता है। बहरहाल, तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि ये एक मखसूस पीएच पे कलर चेंज करता है, ठीक है, अपना कलर चेंज कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो कॉमन एग्जांपल्स है इंडिकेटर की, फिनोल्फथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, और मिथाइल रेड है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में आप देखें कि फर्ज करें जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है ये वाला, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ये जो पीएच है, ये जब पीएच 7 से कम होती है, आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 या 7 से कम पीएच पे ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही पीएच 7 से ज्यादा होती है तो इसका लाइट पिंक से डार्क पिंक की तरफ ये जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पिंक कलर का आना ये शो करता है कि अब पीएच 7 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, मतलब 8 या 9 जितनी भी है, ठीक है। और जब ये कलरलेस होगा, अगर आप किसी कंपाउंड में डालेंगे और ये कलरलेस होगा, तो वहां पे इसका मतलब है कि पीएच वहां पे 7 से कम है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज देखें, ठीक है, इसकी जो कलर चेंज आता है वो तकरीबन 3 पे आ जाता है, पीएच 3 पे, ठीक है। तो 3 से नीचे पीएच होगी तो इसका कलर रेड होता है, और 3 से ऊपर जो है ना येलो होना शुरू हो जाता है इसका कलर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ना वो हमें पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी पीएच है यहाँ पे चल रही इस वक्त, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये थाइमोल ब्लू है, इसका पीएच 7 से कम हो तो येलो, ठीक है, और अगर 1 पे आ जाए तो इसका जो ना वो ये पिंक कलर हो जाता है। अगर 7 से ज्यादा हो तो इसका कलर जो होता है ना ये ब्लू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू है। इसी तरह से ये सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर का बेसिकली काम क्या है कि ये एक मखसूस पीएच पे कलर चेंज करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पीएच क्या है, ठीक है। ये आपने एसिड बेस मालूम करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे लिटमस है, लिटमस भी जो एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिसका कलर जो होता है ना वो रेड और ब्लू होता है, डिपेंड करता है कि वहां पे वो एसिड है या बेस है। तो हर एक की इंडिकेटर की ना एक पीएच रेंज होती है जिसपे वो कलर चेंज करता है। मिसाल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज है, ये जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसका पीएच जो ना वो वीक एसिड में ऑरेंज होता है, और बेस में इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। इसी तरह ब्रोमो, ये सारे जो ना वैसे पीएच की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। कि बहरहाल पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है कि पीएच कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जो एक मखसूस पीएच पे कलर चेंज करता है, ठीक है ना। मसलन उस पीएच से कम होगी तो उसका कलर कुछ और होगा, उससे ज्यादा होगी तो उसका कलर क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम इंडिकेटर कहते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी चीज के बारे में, किसी रिएक्शन के बारे में, किसी पीएच के बारे में, ठीक है। तो आज हमने इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो कह रहे थे कि भाई इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली, कि इंडिकेटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो कलर चेंज करती है एक मखसूस पीएच पे, और हम इसके इस कलर चेंज का फायदा उठाते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, एसिड बेस रिएक्शन या कोई भी दूसरे रिएक्शंस में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं बेसिकली। एसिड बेस इंडिकेटर होता है, और रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है तीनों। तो पहले हम पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर जैसा कि हम अभी,
तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं जी, ये एक कलर चेंज शो करते हैं किसी स्पेसिफिक पीएच पे। अच्छा यहाँ पे ना एक मैं पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास टर्म होती है इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, और एक हमारे पास होती है टर्म एंड पॉइंट। ये आमतौर पे इन दोनों टर्म्स को एक ही जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन ये दोनों ना डिफरेंट चीजें हैं, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, ये है क्या चीज, फर्ज करें एसिड बेस रिएक्शन है, HCl जमा NaOH। ठीक है, अब हमें पता है एक HCl एक NaOH के साथ रिएक्ट करके, कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बना देता है, NaCl बना देता है। ठीक है, और H2O बना देता है। सही है ना। तो आपने क्या किया था, फर्ज करें आपके पास ना एक बेस एसिड था। सही है, ये एसिड, आपने इसमें एसिड लिया हुआ है, और इस एसिड में ना आपने 2-3 ड्रॉप्स डाले हुए हैं फिनोफ्थलीन के, फिनोफ्थलीन वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको पता है कि फिनोफ्थलीन का एसिड में कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, ये तो जो ना वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब आपके पास एक एसिड था। ठीक है, फिनोफ्थलीन कलर शो करता है जब उसकी पीएच क्या हो, अबव 7 हो। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच होगी तो उसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। जब पीएच 7 या 7 से कम होगी, मतलब जो पीएच है वो इज इक्वल टू और लेस देन 7 होगी, तो फिर उसका कलर क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, अच्छा अब आपने एसिड है, तो एसिड में जब पीएच होती है, एसिड की पीएच क्या होती है भला, सर 7 से कम होती है एसिड एसिड की की पीएच, पीएच। मतलब एसिड की पीएच 7 से कम है, तो जब सर हमने जी, सर अगर पीएच 7 के इक्वल हो तो वो न्यूट्रल होता है ना। वो तो न्यूट्रल होता है, फिर भी ये सर यानी कि इसका कोई कलर नहीं होगा। फिर भी इसका कलर नहीं होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगी तो ये पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, जी सर, अच्छा जी सर। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इसको अपने साथ साथ लेके चलना है कि आपके पास था एसिड, एक एसिड था, एक मॉलिक्यूल, एक मोल, जो मर्जी समझ लें, एक था। ठीक है, मिसाल हम समझने के लिए, तो जब एसिड है पीएच 7 से कम है तो इसका कलर, कोई कलर नहीं शो करेगा। अच्छा अब आपने क्या किया, ऊपर से आपने एक फर्ज करें ब्यूरेट लगाया हुआ है। ठीक है, और उस ब्यूरेट से आप ऐड कर रहे हैं बेस। ठीक है, उसके जरिए आप फर्ज करें बेस ऐड कर रहे हैं। सही है, अब बेस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने बेस चाहिए, एक ही बेस चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब एक बेस आप ऐड कर देंगे ना, 1 बेस, ठीक है, तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी 7। सही है, एक एसिड और एक बेस करेक्ट करके जब न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब साल्ट और वाटर बना देंगे, तो पीएच हो जाएगी 7। तो 7 पीएच पे भी कोई कलर शो नहीं होगा। ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे एक एसिड ने मुकम्मल तौर पे रिएक्ट कर लिया है बेस के साथ, एक बेस के साथ, मतलब जितने एसिड थे वहां पे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन कर लिया किसके साथ, बेस के साथ। और ये रिएक्शन एग्जैक्ट मुकम्मल ऐसे हुआ है कि वहां पे अब ना कोई एसिड है ना कोई बेस है, बल्कि साल्ट और वाटर पड़ा हुआ है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं जी, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे एसिड के साथ बेस ने मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइजेशन कर ली है। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे एसिड और बेस ने मुकम्मल तौर पे क्या कर लिया है, न्यूट्रलाइजेशन कर लिया है, और जहाँ पे पीएच क्या हो गई है, 7 हो गई है। ये दूसरे लफ्जों में जितना एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर था वो सारे के सारा बेस के साथ रिएक्ट कर गया है जी। तो अब होता क्या है कि एक एसिड, आप एसिड वहां पे मौजूद था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जितना एसिड था ना उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जितना बेस चाहिए था वो आपने ऊपर से ऐड कर दिया। ठीक है, रिएक्शन मुकम्मल हो गया। रिएक्शन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि अब वहां पे इस बर्तन के अंदर, इस बीकर के अंदर ना कोई एसिड है ना कोई बेस है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट,
जिस पे एसिड और बेस का रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और वहां पे ना कोई एसिड बचा हुआ है ना कोई बेस बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच है 7, पीएच है 7 और 7 पे वही कलर था जो एसिड में था, मतलब 7 पे क्या था जी, कलरलेस था वो कंपाउंड, ठीक है। कलर कब शो होगा, कलर तब शो होगा जब आप 1-2 ड्रॉप बेस के एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। आपने फर्ज करे थोड़ा सा बेस क्या ऐड करना है एक्स्ट्रा, चाहे 1 ड्रॉप हो चाहे 2 ड्रॉप, वो 1-2 ड्रॉप आप ऐड करेंगे ना एक्स्ट्रा, तो उन एक्स्ट्रा ड्रॉप के ऐड करने से क्या होगा कि ये जो पीएच है ना इसकी, ये जो आपके पास बीकर था इसमें जो भी सोल्यूशन है इसकी पीएच अब क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी ग्रेटर देन 7, और जब पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाएगी तो फौरन से कलर क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। अब आपको अब पता चला है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब वहां से एसिड खत्म हो गया है और अब वहां पे क्या है, बेस है। तो वो पॉइंट जहां पे आपको रिएक्शन के पता होने का पता मुकम्मल होने का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट जो होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट से थोड़ा आगे होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है और एंड पॉइंट में क्या फर्क होता है, इक्विवेलेंस और एंड एंड पॉइंट, फर्क क्या होता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जहां पे अगर एक एसिड है तो उसके साथ, या 10 एसिड है तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए 10 बेस चाहिए, तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया हो, मतलब रिएक्शन के पास जो ना वो कोई एसिड ना कोई बेस हो, वहां पे सिर्फ क्या हो, वाटर हो और क्या हो, साल्ट हो, ठीक है। जबकि एंड पॉइंट कब आएगा, जब आप इसी में थोड़ी सी बेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। फर्ज करें आपने 11 बेस ऐड किए हैं, ठीक है। अब वहां पे साल्ट भी होगा, वाटर भी होगा और थोड़ा सा बेस भी होगा। इस थोड़े से बेस की वजह से क्या होगा कि जो पीएच है वो लेस मोर देन 7 हो जाएगी, पीएच 7 से ज्यादा होने से कलर क्या हो जाएगा, इंडिकेटर का चेंज हो जाएगा पिंक। तो जहां पे कलर चेंज आता है उस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट, और जहां पे एक्चुअली रिएक्शन मुकम्मल हुआ था उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आया, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं। जी सर आ गया सर। इक्विवेलेंट पॉइंट पे कलर नहीं ना कोई भी शो होगा क्योंकि इस पे इक्वल रिएक्शन इक्वल मुकम्मल, एसिड और देखो बेस है। बच्चे इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे रिएक्शन मुकम्मल हुआ है, ठीक है। जी सर। और एंड पॉइंट वो पॉइंट है जब हमें पता चला है कि रिएक्शन मुकम्मल हुआ है, सही है। जी और सर। एंड पॉइंट इक्विवेलेंस जी। पॉइंट के बाद आया है। जी सर। रिएक्शन तो तब मुकम्मल हो गया था जब 10 बेस ऐड किए थे, लेकिन तब कलर चेंज नहीं था आया, कलर चेंज तब आया जब आपने 11 बेस ऐड कर दिए, जी ठीक है। सर। अब आपके नजदीक रिएक्शन मुकम्मल होता है 11 बेस ऐड करने से, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन मुकम्मल होता है 10 बेस ऐड करने से। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें पता ही तब चलता है जब 11 बेस ऐड हो चुके होते हैं और हम इसी को अपनी रीडिंग लेते हैं और इसी को हम यूज करते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क था इक्विवेलेंस पॉइंट में और एंड पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, अब एसिड बेस इंडिकेटर की तरफ आते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं ना ये पीएच स्पेसिफिक पीएच पे कलर चेंज शो करते हैं, ठीक है। और इनका एसिड में कलर अलग होता है और बेस में अलग होता है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हम डिटेक्ट करते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। आप जब टाइट्रेशन लिखते हैं ना एफएससी में, आपने टाइट्रेशन अगर प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई थी, अगर बनाई नहीं थी ली, तो वहां पे आप लिखते हैं कि एंड पॉइंट क्या आया है। एंड पॉइंट क्या होगा आप बताते हैं, एंड पॉइंट पे इसका कलर जो ना वो लाइट पिंक आया था, ठीक है। तो वो जो एंड पॉइंट होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होता, हम वहां पे एंड पॉइंट लिखते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं लिख सकते। अच्छा जी, हमें इक्विवेलेंस पॉइंट का पता ही नहीं चलता टाइट्रेशन से ना, इंडिकेटर वाली टाइट्रेशन से। अच्छा, और ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ना ये वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एसिड या वीक बेस होगा, फर्ज करें कोई एसिड है, फर्ज करें एसिड है, तो ये डिसोसिएट हो सकता है पानी के अंदर, ठीक है। वाटर के साथ इसकी डिसोसिएशन करवा सकते हैं, पानी के अंदर जब ये हल होता है तो ये डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होके ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और A नेगेटिव बनाएगा, या इसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो एसिड है इसकी ये फॉर्म है अनडिसोसिएटेड, और ये वाली इसकी जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, डिसोसिएटेड, ठीक है। ये डिसोसिएटेड फॉर्म है और ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर होता है
इसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म और इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर अलग होता है, ठीक है ना। तो इसी कलर चेंज की वजह से हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ये इस वजह से डिफरेंट कलर शो करता है कि इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म का और अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर क्या होता है, अलग होता है। इसी तरह अगर कोई वीक बेस है तो उसमें भी यही होगा कि उसकी डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें तो ये जो है अगर एसिड है, ये अगर क्या है, एसिड है, तो ये इसका क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। तो एसिड का कलर कुछ और है और उसके कॉन्जुगेट बेस का कलर क्या होगा, कुछ और होगा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये जो इंडिकेटर होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है। तो इसमें फर्क ही होता है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इसमें फर्क ही होता है कि एसिड का कलर कुछ और होता है। फर्ज करें एसिड जो है वो कलरलेस है, फिनोल्फ्थालीन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, पिंक है। तो कलर का फर्क होता है इनका, जिस वजह से इनके अंदर चेंज आता है कि जब वो एसिड होता है तो कुछ और कलर होता है, जब वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है तो उसका कलर कुछ और होता है। तो ये जो एसिड बेस इंडिकेटर की एग्जांपल है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनोल्फ्थालीन है, ये एसिड बेस इंडिकेटर की क्या है, एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन ही आता है कि भाई कैसे कलर चेंज कैसे आता है, ठीक है, कि किस क्या चेंज आती है उस इंडिकेटर के अंदर कि उसका कलर चेंज हो जाता है, सही है ना। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है ऑस्टवर्ड्स थ्योरी। तो ऑस्टवर्ड की थ्योरी क्या है, ऑस्टवर्ड ये कहता है कि भाई जो एसिड का कलर चेंज होता है ना, ठीक है, वो उसकी आयनाइजेशन की वजह से होता है। ये जो अभी हम बात करके आए हैं कि उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म, जिसको हम अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और उसकी डिसोसिएटेड फॉर्म या आयनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो वही बात के या तो जो ना वो इंडिकेटर वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, ठीक है। तो उसकी आयनाइजेशन जो होती है वो एसिड और बेस की वजह से उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ है वैसे। बेसिकली अगर आपके पास कोई आयन है ना, ऐसे डिसोसिएट हो रहा, कोई भी एसिड है फर्ज करिए, कोई भी चीज है, ठीक है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पे अगर आप कोई और एसिड ऐड करते हैं जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्ज करें HCl, तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव बना देता है और Cl नेगेटिव बना देता है। अब इनमें से नीचे वाला जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी आयनाइजेशन ज्यादा है। ये क्या करता है कि ऊपर वाले रिएक्शन के साथ इसका H क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, और ये ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन का कम हो जाना किसी कॉमन आयन की वजह से, ठीक है। ये कॉमन आयन की वजह से क्या हुआ, ऊपर वाला रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। नीचे वाला रिवर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाला रिएक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाला क्या था, वीक था। तो ऊपर वाले रिएक्शन को रिवर्स किस तरह से हो जाएगा कि ये रिएक्शन लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। मतलब अगर पहले इसके यहाँ पे 10 थे मौजूद और इसके 10 मौजूद थे, जब कॉमन आइन आएगा तो अब इसके जो ना वो यहाँ पे फर्ज करें 8 रह जाएंगे, इधर जो ना वो 12 हो जाएंगे। तो ये कॉमन आइन के आने से उसकी डिसोसिएशन पे क्या पड़ गया, ऊपर वाले की डिसोसिएशन पे फर्क पड़ गया, उसकी डिसोसिएशन कम हो गई है। इसको हम कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। ये इसका हमने टॉपिक पढ़ना है पूरा, ठीक है। ये मुझे जेन में नहीं रहा, नहीं तो हम इसको पहले पढ़ लेते। बहरहाल ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ थोड़ा सा कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से अब इसको ध्यान में रखना है। ये जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है ना, हमने कहा वीक एसिड होता है या क्या होता है, वीक बेस होता है। तो अगर वो वीक एसिड है तो उसकी आयनाइजेशन जो होती है वो एसिड में कम होगी, क्योंकि एसिड जो होता है ना उसको H पॉजिटिव कॉमन आइन देगा, और बेस में उसकी आयनाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। देखे ना, अगर HA है इस, ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन H पॉजिटिव और A नेगेटिव, ठीक है। जब कोई बेस होगा तो बेस के पास तो OH होते हैं, ठीक है ना, बेस के पास OH होते हैं, ठीक है। तो बेस कॉमन आयन नहीं देता, इस वजह से बेस में इसकी आयनाइजेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। उल्टा बेस क्या करता है, OH H के साथ रिएक्ट करता है, OH की कंसंट्रेशन कम होती है
और इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए इधर से लेफ्ट से राइट रिएक्शन और आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेस में इसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी, एसिड में इसकी आयनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। एसिड में आयनाइजेशन कम होने की वजह कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि एसिड ये इसके अंदर भी H पॉजिटिव है, अगर ये एसिडिक है, अगर इंडिकेटर क्या है वीक एसिड है, तो जो आपने एसिड ऐड करेंगे HCl फर्ज करें उसके पास भी H पॉजिटिव होगा, तो अब वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो वो इसकी आयनाइजेशन को क्या कर देगा, कम करवा देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इंडिकेटर होते हैं, या अगर वो वीक एसिड है तो उसकी आयनाइजेशन एसिड में कम होती है, लेकिन बेस में क्या होती है ज्यादा। और आयनाइजेशन कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है कि देखें फर्क किस चीज का पड़ता है कि हमने कहा हुआ है कि उसकी आयनाइज्ड फॉर्म और उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग है, ठीक है। इसका कलर कोई कलर नहीं है, इसका कलर पिंक है, ठीक है। तो अगर ये इस फॉर्म में जितना ज्यादा इधर आता जाएगा वो पिंक कलर उतना ही डार्क होता जाएगा, जितना ये इस तरफ जाता जाएगा उतना ही पिंक कलर क्या होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। और अगर सिर्फ वहां पे ये है तो कोई कलर नहीं, अगर सिर्फ ये है तो डार्क पिंक कलर होगा। तो ये एक ऑस्वर्ड का नजरिया था एसिड बेस के बारे में, उसने इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन दिया। तो ये एक इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर फिनोफ्थलीन की एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक एसिडिक वीक एसिड है, ये इस फॉर्म में कलरलेस होता है, लेकिन इस फॉर्म में इसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। तो आमतौर पे एक एसिड बेस इंडिकेटर को हम रिप्रेजेंट कर, IN से मुराद इंडिकेटर है, H से मुराद एसिड के उसके अंदर प्रोटॉन है, तो ये भी डिसोसिएट होगा, तो H पॉजिटिव में और IN नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। अच्छा, इसको ना साथ H2 भी लिख लेते हैं कई दफा, मतलब दोनों तरह से सही हो सकता है। आमतौर पे एक्चुअली HN ही इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन वो ये है कि फिर वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इस वजह से इसको मैंने सिंपल कर दिया कि अगर इस तरह से लिखेंगे ना वाटर के साथ, तो ये H3O पॉजिटिव आ जाएगा और वो IN नेगेटिव ही रहेगा, सही है ना। तो ये इस तरह से जो ना ये हो जाता है ये वाला रिएक्शन। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखें तो Kn से मुराद है इंडिकेटर की जो ना वो वैल्यू कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे, H को इस तरफ लेके आए तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, ठीक है ना। H को उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब ये आप H को इस तरफ रहने दें, इसको उधर ले जाए, जाके मल्टीप्लाई होगा, ये जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसका नेगेटिव लॉग ले लें, इस इधर भी क्या लेंगे, नेगेटिव लॉग। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका अलग अलग से नेगेटिव लॉग लेते हैं, ठीक है, मतलब उनके लॉग जो है वो ऐड होते हैं या माइनस होते हैं, ठीक है। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव इंटू माइनस लॉग Kn माइनस लॉग HN आवर IN नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो माइनस लॉग होता है, आप हमने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या कह देते हैं, P कह देते हैं। तो ये बन गया PH और ये बन गया PKIN। PKIN का मतलब इंडिकेटर का जो ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और माइनस लॉग HN HIN ओवर IN नेगेटिव, ठीक है। ये इसकी ना थी अनडिसोसिएटेड फॉर्म और नीचे वाली डिसोसिएटेड फॉर्म है, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म, सही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको उलट जो पिछली इक्वेशन थी, अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं ना तो ये लॉग पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर हम ये नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये लॉग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे आपने वो पीएच वाला किया, डेरिवेशन सेम वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसकी मदद से आप पीएच मालूम कर सकते हैं कि पीएच बराबर होती है PKIN प्लस लॉग आयनाइज फॉर्म ओवर अनआयनाइज फॉर्म, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन आई है हमारे पास, पीएच और जिसमें PKN है और प्लस लॉग आयनाइज फॉर्म और अनआयनाइज फॉर्म है। इसके लिए ना जनरल अजम्पशन है हमारे पास, वो कहता है कि अगर हमारे पास IN नेगेटिव मतलब आयनाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन 9% या उससे कम है, तो जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, वो HIN की वजह से होगा, मतलब जो अनआयनाइज फॉर्म है, जो एसिड का कलर है। इसी तरह अगर आपके पास IN नेगेटिव की जैसे ही परसेंटेज 9 से ज्यादा होगी
तो जो बेस वाला कलर है वो आना शुरू हो जाएगा और 91% तक बेस पूरे का पूरा जो कलर है वो बेस वाला होगा। अगर उससे ज्यादा भी जो है ना वो बेस वाला कलर ही हो जाएगा। इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि पी एच बराबर है पी के आई एन, ठीक है, प्लस लॉग। अब हमने कहा है कि अगर पहली वाली कंडीशन देख लें, ठीक है, कि ऊपर वाले की जो कंसंट्रेशन है वो 9 है, 9% और नीचे वाला 91 है, ठीक है, ये हमारे पास है, इसका हमने लॉग लेना है। अब ये जो 9/91 है ना, ये ऑलमोस्ट बनता है 1/10, ऑलमोस्ट 1/10 बनता है, ठीक है, 10.1 या सम तो कुछ आ जाएगा, लेकिन वो 10 ही उसको हम लेते हैं। तो ये 1/10 जो है प्लस लॉग है इसका, ठीक है। अगर हम 10 को ऊपर लेके आते हैं तो ये लॉग हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप 10 को ऊपर लेके जाते हैं तो आपके पास बन जाता है नेगेटिव लॉग 10, ठीक है, इज इक्वल टू पी के आई एन। तो ये आपके पास आता है जो नेगेटिव लॉग 10 है, ये इज इक्वल टू होता है 1 के। तो आपके पास मतलब पी के आई एन इज इक्वल टू होती है -1 के, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन है ऊपर 9 हो नीचे 91 हो, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तब पीएच बराबर होती है, मतलब पीएच बराबर होती है पी के आई एन -1 के। दूसरी तरफ अगर आप कर लें कि जब आप नीचे 9 ले लें ऊपर 91 ले लें, ये वाली सूरत हाल ले लें, ठीक है, तो आप ये देख लें कि पी एच बराबर है पी के आई एन माइनस लॉग, वो हो जाएगा आपके पास ऊपर 91 नीचे 9, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे लॉग। अच्छा, उसके बाद पी एच बराबर आएगा, ये जो है ये ऑलमोस्ट 10 के इक्वल आता है, मतलब लॉग 10 है ये, ठीक है। तो पी के आई एन जमा लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो पी एच बराबर है पी के आई एन +1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मकसद क्या है, जो पीएच का चेंज आता है ना वो कहाँ से कहाँ तक आता है, जब पी के एल एन की वैल्यू में 1 माइनस हो या 1 प्लस हो तो पीएच का चेंज आ जाता है, ठीक है। मतलब कलर में चेंज लाने के लिए जरूरी है कि जो उस इंडिकेटर की पी के एल एन वैल्यू आई एन वैल्यू है उसमें या -1 हो, एक कम हो या एक क्या हो ज्यादा हो, तो फिर कलर का चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडिकेटर की पी के आई एन की वैल्यू 4 है ना, ठीक है, तो उसका कलर कब चेंज होगा, या उसकी वैल्यू 5 हो जाए या उसकी वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए, तो उस इंडिकेटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर किसी इंडिकेटर के लिए पी के आई एन की वैल्यू 9 है तो उसका कलर कब चेंज होगा, या उसकी वैल्यू 10 हो जाए या उसकी पी के आई जो ना वहाँ पे पी एच की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। ये दरमियान वाली पी के आई एन, ठीक है, और ये है पी एच, ठीक है। जब इतना पीएच का चेंज आएगा 1 प्लस का या 1 माइनस का, तो इस पीकेएन वाले का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको आप एक और तरह से देखिए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, आपके पास 4 तरह की जो ना वो सिचुएशन हो सकती हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच जो होती है ना इक्विवेलेंस पॉइंट पे, जिसको हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, वो 7 होती है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच है, सॉरी, ठीक है। तो जो पीएच चेंज कब आता है, जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, पीएच चेंज आता है, कलर चेंज आता है जब कहाँ पे आता है, एंड पॉइंट पे। अच्छा, अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे एक भी ड्रॉप उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो पीएच का कितना चेंज आता है, तकरीबन 6 का चेंज आता है। तकरीबन 6 का चेंज आने का मतलब ये है कि जो पीएच है वो 4 से लेके 10 तक होती है। एक मिनट पे 4 है और अगले मिनट पे वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। 6 का फर्क आता है कब, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इट मींस आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जिसकी पीके आई एन की वैल्यू इस रेंज में हो। तो सारे इंडिकेटर्स की वैल्यू इसी रेंज में होते हैं, तो इसके लिए कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की करवाते हैं ना टाइट्रेशन, तो जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है ना वो न्यूट्रल नहीं होता, उसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, मतलब वो थोड़ा सा बेसिक होता है, बेस की तरफ उसकी पीएच होती है।
अब अगर आप उसमें 1 पॉइंट कम या ज्यादा रखते हैं तो उसकी जो पीएच में चेंज आता है ना 7 से लेके 10 तक आता है। इक्विवेलेंट पॉइंट के करीब जो पीएच में चेंज आता है 7 से लेके 10 तक। तो आपको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिसकी पीएच पीकेआईएन 8 हो, मतलब 8 में -1 करें तो 7 आ जाए, उसमें +1 करें तो 9 आ जाए, मतलब उसमें जो पीएच का चेंज है वो 7 से लेकर 10 तक हो, ऐसा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर कौन सा है? फिनोफ्थलीन। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जो आपके पास साल्ट बनता है वो न्यूट्रल नहीं होता बल्कि उसकी पीएच 7 से कम होती है, मतलब वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 7 से कम होती है, तो पीएच का चेंज कितना आता है? अगर आप 1 ड्रॉप ज्यादा ऐड कर देते हैं तो वो 4 से लेके 7 तक चली जाती है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा KIN चाहिए जिसकी पीएच में जिसकी KIN की वैल्यू जो होती है वो 3 से लेके 7 तक हो, मतलब अगर 3 से कम हो तब भी चेंज आ जाए, 3 से ज्यादा हो तो फिर भी उसमें क्या आ जाए? चेंज आ जाए। तो इस वजह से हम वहां पे यूज करते हैं, तो वो मिथाइल ऑरेंज पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पीकेआईएन की वैल्यू है जो आपने पीछे डिटरमिन की है, ये इनका इस्तेमाल है कि इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वैल्यू को जेन में रख के हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह का है, उसके एंड पे पीएच किस तरह की होगी और वहां पे कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी, ऑस्टवर्ड्स की थ्योरी पढ़ी थी इंडिकेटर के बारे में, कि वो किस तरह से कहता है कि इंडिकेटर क्यों कलर शो करता है, ठीक है। उसमें हमने वो एक डेरिवेशन भी छोटी सी की थी, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑस्टवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था ना इंडिकेटर के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वो क्वांटिटेटिव था। क्वांटिटेटिव मीन वो हमें मैथमेटिकली बता रहा था कि भाई कंसंट्रेशन के हवाले से इंडिकेटर किस तरह से काम करता है, कौन सी कंसंट्रेशन पे किस तरह से कलर किस तरह से चेंज होता है। एक दूसरी हमारे पास थ्योरी है क्विनोनाइट थ्योरी, ठीक है। क्विनोनाइट थ्योरी जो है वो हमें एक्चुअल एक रीजन बताती है या एक थ्योरी देती है कि भाई कलर चेंज की वजह क्या है वहां पे, ठीक है ना। वो जो ऑस्टवर्ड की थ्योरी है वो बताती है कि कलर चेंज कब होता है, ठीक है। और ये जो क्विनोनाइट थ्योरी है ये हमें बताती है कि कलर चेंज कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो इंडिकेटर होता है ना उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक क्विनोनाइट फॉर्म होती है और एक बेंजीनाइट फॉर्म होती है, ठीक है ना। मतलब उसका ये जो कॉन्सेप्ट था ना ये बेस कर रहा था कि ज्यादातर जो इंडिकेटर होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, और वो जो बेंजीन रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 2 मुख्तलिफ शक्लों में अपना जो ना वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो जो 2 मुख्तलिफ शक्लें होती है ना वो टाटोमर होते हैं एक दूसरे के। टाटोमर क्या होते हैं भला? टाटोमरिज्म किसी को याद हो, कोई बता सकता है? मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क हो, ठीक है ना। प्रोटॉन की पोजीशन बेसिकली हम कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाए तो हम कहते हैं ये टाटोमरिज्म हो गया है। ये एक कंपाउंड का दूसरे में जो है ना वो क्या बन गया? टाटोमर बन गया, सही है ना। तो ये इस तरह से जो ना इसको हम टाटोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टाटोमर्स होते हैं बेसिकली एक ही कंपाउंड के 2 आइसोमर होते हैं, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क होता है कि एक में हाइड्रोजन किसी जगह पे लगा होता है और दूसरे में किसी और जगह पे लगा होता है। एनी हाउ, तो उसने कहा था कि जो क्विनोनाइट थ्योरी कहती है कि जो होता है ना इंडिकेटर उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, मतलब 2 उसके टाटोमर होते हैं, एक को हम क्विनोनाइट कहते हैं और एक को बेंजीनाइट कहते हैं, ठीक है। एक आयनाइज्ड होती है और एक अनआयनाइज्ड होती है। और ये जो आयनाइज्ड होती है और अनआयनाइज्ड होती है ना इनमें इनका कलर डिफरेंट होता है। आयनाइज का कलर कुछ और होता है, अनआयनाइज का कलर कुछ और होता है, ठीक है। और ये जब एक कलर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है ना तो कलर का चेंज आता है इंडिकेटर का, और ये कलर का चेंज एक मखसूस पीएच पे आएगा, ठीक है। एक मखसूस पीएच पे जो है ना वो कलर का चेंज आता है, और उस मखसूस पीएच पे कलर का चेंज आने पे हम इंडिकेटर जो होता है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि आपने उस दिन देखा था कि हर पीएच के लिए, हर इंडिकेटर के लिए एक मखसूस पीएच है, ठीक है। उस पीएच पे उसके अंदर जो है ना वो कलर जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उस पीएच पे जाएगा तो उस पीएच से ऊपर होगा तो उसका कलर कुछ और है, उससे नीचे होगा तो कलर कुछ और होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे जो टाटोमरिज्म का फिनोमिना है वो एक मखसूस पीएच पे होता है, ठीक है। और जब एक वो वाली मखसूस पीएच आती है तो वो कलर एक टाटोमर दूसरे में तब्दील हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्विनोनाइट फॉर्म और बेंजीनाइट फॉर्म के बारे में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो क्विनोनाइट स्ट्रक्चर यूनिट होता है ना
इसके अंदर क्विनोनाइड फॉर्म में क्विनोनाइड स्ट्रक्चर यूनिट होता है। क्विनोनाइड एक कंपाउंड की मखसूस फॉर्म है, और बेंजीनाइड में एक बेंजीन रिंग्स होती हैं, ठीक है। और जो आम तौर पे जो क्विनोनाइड फॉर्म्स होती हैं इनका डीप कलर होता है, गहरा कलर होते हैं इनका जो ना वो रंग डीप होता है। और जो बेंजीनाइड फॉर्म्स होते हैं या तो ये कलरलेस होती हैं या इनका लाइट कलर होता है, ठीक है ना। ये देखें ना, इनमें बेंजीन है। बेंजीन क्या होती है? बेंजीन 6 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम कहते हैं बेंजीनाइड फॉर्म, जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती हो। और जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो और ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाए जिसमें ये 4 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेटेड, 1 2 3 4, चारों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्विनोनाइड फॉर्म कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे दो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स में उनकी क्विनोनाइड और बेंजीनाइड फॉर्म्स के बारे में कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। तो बहरहाल ये थ्योरी कहती है कि इंडिकेटर दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है, एक उसकी क्विनोनाइड शक्ल होती है, एक बेंजीनाइड शक्ल होती है। वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाता है एक मखसूस पीएच पे, ठीक है, और जिसकी वजह से कलर का चेंज आता है। तो हम उस रिएक्शन किस रिएक्शन में उसको यूज करेंगे जिसकी पीएच जो ना वो इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच जो है वो इस इंडिकेटर की कन्वर्जन वाली पीएच से मिलती जुलती होगी, वहां पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये चेंज आ गई है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फिनोल्फथालीन जो है, ठीक है, उसकी जो बेंजोनाइड फॉर्म है वो एसिडिक मीडियम में बेंजोनाइड फॉर्म में होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और जब वो बेस में होता है तो उसकी क्विनोनाइड फॉर्म होती है और उसका कलर क्या होता है? पिंक होता है। और आपने पढ़ा था कि फिनोल्फथालीन जो है ना वो कलर चेंज करता है 3 to 4 पीएच पे, इसको हर एक पीएच पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी एसिडिक फॉर्म है, ठीक है, सॉरी हाँ, और ये इसकी जो ना वो बेसिक फॉर्म है, ठीक है। बेस में ये इस फॉर्म में पाया जाएगा और एसिड में ये इस फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखिए एक्चुअली एक छोटी सी चीज है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज कलर शो करती है ना, आमतौर पे जो चीजें कलर शो करती है ना उनके अंदर कॉन्जुगेशन पाई जाती है। कॉन्जुगेशन मीन उनके अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स की लंबी चेन, जितनी लंबी चेन होगी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स की, उतना उसका जो ना वो कलर ज्यादा गहरा होगा। अब यहाँ पे देखें ये जो बेंजीनाइड फॉर्म है ना, इसमें ये बेंजीन रिंग है, 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, लेकिन आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, आगे 2 बॉन्ड्स का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इधर भी 2 बॉन्ड का डिफरेंस, फिर जाके कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरी फॉर्म में देखिए क्विनोनाइड फॉर्म में देखें कि ये एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इधर से भी ये क्या है? कॉन्जुगेटेड हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे सिर्फ 3 की कॉन्जुगेशन है, ये 3 कॉन्जुगेटेड है, ये 3 कॉन्जुगेटेड है, और ये 3 कॉन्जुगेटेड है, ये अलग, और ये बल्कि ये 4 है कॉन्जुगेटेड, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन, जहां पे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी ना वहां पे कलर होगा और उसके कलर का गहरा होने का चांस होगा। तो एक मखसूस पीएच पे ये वाली फॉर्म इस फॉर्म में तब्दील होगी, मतलब अगर पीएच होगी 7 से कम, ठीक है, अगर पीएच जो है वो लेस देन 7 है तो उसका ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और अगर पीएच जो है वो मोर देन 7 है, ठीक है, तो फिर वो इस शक्ल में एग्जिस्ट करेगा और उसका कलर क्या होगा? पिंक होगा। तो ये बेंजीनाइड थ्योरी जो है ना वो इस तरह से कहती है कि वो क्यों कलर शो करता है, कि क्योंकि वो क्विनोनाइड फॉर्म में होता है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज में देखें, इसकी जो क्विनोनाइड फॉर्म है, अच्छा यहाँ पे देखें इसकी क्विनोनाइड फॉर्म बेसिक मीडियम भी थी, और मिथाइल ऑरेंज की जो क्विनोनाइड फॉर्म है वो एसिडिक सोल्यूशन में होती है क्विनोनाइड फॉर्म, और इसका कलर होता है रेड, ठीक है। और उसकी जो बेंजीनाइड फॉर्म है उसका कलर होता है येलो, ठीक है, और वो किस में होती है? बेस में होती है। मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी तो उसका कलर येलो, 7 से कम होगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको कॉन्जुगेशन नजर आएगी, उसकी निस्बत जो है ना वो ज्यादा कॉन्जुगेशन नजर आएगी क्विनोनाइड फॉर्म में और बेंजीनाइड फॉर्म में। तो इस तरह से हम जो है ना वो जो क्विनोनाइड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है ना वो कलर चेंज होता है, क्योंकि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है टाटोमेरिज्म के जरिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना टाटोमेरिज्म ही हो रहा है ना, कि यहाँ पे O नेगेटिव है, ठीक है, और इसके लिए कॉन्सिक्वेंटली एक H का भी जो है ना वो शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे हमने H और OH का जो है ना वो शिफ्टिंग की है, ये देखें ये वाला यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये H शिफ्ट हुआ है और ये OH में OH में से H निकला है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये थी बेंजीनाइड थ्योरी इंडिकेटर की।
अच्छा,